दिल्ली चलूंगा। दिल्ली में हमारे साथी अमित चौधरी मौजूद हैं। अमित, 39 और 31 ये भी अब गणित समझ में आ रहा है, तो क्या हम कहें कि दिल्ली छोटा राज्य है, गोवा की तरह, झारखंड की तरह, छत्तीसगढ़ की तरह? हालांकि छत्तीसगढ़ अब हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ गया है, लेकिन दिल्ली अब तक नहीं उलझा। लेकिन इस बार क्या आपको लग रहा है कि ऑपरेशन लोटस की चपेट में भी आ सकता है? केजरीवाल साहब ने भी तैयारी कर ली, यानी अब केजरीवाल साहब भी अब पैतरे दिखाएंगे कि भैया अब अगर हम पीछे हैं तो क्या हुआ, ऑफर तो हमारी तरफ से भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या दिल्ली आपको इस तरफ जाता हुआ भी दिख रहा है? जी जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बिल्कुल आम आदमी पार्टी भी कहेगी कि भाई हमारे पास भी सारा बंदोबस्त है और वो भी कर सकती है। लेकिन जो बीजेपी की बात करें तो अब नहीं लग रहा है कि ऑपरेशन लोटस का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक कॉन्सेप्ट जो समझ में आ रहा है रुझानों के मुताबिक, उसके हिसाब से कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली वासी है, जो पूर्वांचल के लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं जो बीजेपी है इस पर भरोसा नजर आ रहा है। दो तीन चीजें देखिए जो बीजेपी ने अपने स्ट्रेटजी में बदलाव किया। पहला, सीधे होता था चाहे 2015 या 2020 के विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि बीजेपी टारगेट करती थी अरविंद केजरीवाल को सिंगल और आम आदमी पार्टी को टारगेट करती थी। लेकिन इस बार पहला जो इनका स्ट्रेटजी बदला वो ये बदला कि अरविंद केजरीवाल को टारगेट नहीं करके बल्कि विधानसभा सीट पर प्रत्याशी को टारगेट किया जाए। लिहाजा आप देख सकते हैं कि नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को घेर दिया गया। मैदान में प्रवेश वर्मा 2 बार के सांसद थे, उनको टिकट लोकसभा में काटकर विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतारा गया। आतिशी देखिए जो जिसको मुख्यमंत्री बनाया गया, कालकाजी सीट से वो चुनाव लड़ रही थी, वहां से भी 2 बार के सांसद बिदुरी को बकायदा टिकट लोकसभा में काटकर जो है वो विधानसभा चुनाव में उतारा गया। मनीष सिसोदिया की बात करें तो सीधे तौर पर जो है वो प्रत्याशी को टारगेट किया गया और प्रत्याशी को घेराबंदी किया गया कि पहले आप अपने सीट से तो पहले जीतिए, फिर आप पार्टी को लेकर चलेंगे। अमित, एक सवाल और है। अमित, एक सवाल और है। ये जो मुस्लिम बहुल सीटों का गणित कथित रूप से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये देश की राजनीति का भी अगर ऐसा है, इफ इट इज सो, देन इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग फॉर द इंडियन पॉलिटिक्स एंड स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्या वाकई ऐसा कुछ घटा है? अगर घटा है तो इसके पीछे क्या कारण देखते हैं? क्या मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी को सफलता मिलती हुई दिख रही है, रुझान में आगे दिख रही है? वो तो क्या कारण हो सकता है? देखिए 2-3 इसमें अहम फैक्टर है। एक तो जो एक परसेप्शन बना था कि जो कई मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी कहना था कि जो एक परसेप्शन है कि मुस्लिम समुदाय के लोग भाजपा को वोट नहीं करती है, ये गलत है। करती है, कुछ हद तक करती है और कुछ हद तक नहीं भी करती है। जो एक तबका है मुस्लिम का, वो ये सही है कि जो बीजेपी को हराने के लिए जो मजबूत पार्टी दिखती है, एक तबका उधर जाता है, लेकिन एक तबका है जो बीजेपी को भी वोट करता है और जो किया है इस चुनाव में। दूसरा, आपने देखा कि कुछ सीटों पर जो है वो एआईएम ओवैसी की पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार वहां पर उतारा है और कई और निर्दलीय उम्मीदवार थे। तो और कांग्रेस ने भी अपना मुस्लिम मजबूत उम्मीदवार वहां से उतारा है, जो 9 सीटें खासकर मुस्लिम बहुल सीटें हैं उस पर। तो वोट वहां पर डाइवर्ट हुआ है, इसका फायदा जो है वो बीजेपी को वहां पर नजर आ रहा है। दूसरा, आप ये देखेंगे कि जो मार्जिन होगा या जीत हार का, या बीजेपी को उम्मीदवार वहां से जीत रहे हैं या आम आदमी पार्टी के जीते, उसमें मार्जिन बहुत ही कम होगा इस बार। देखिए वोट परसेंटेज भी आखिरी में जो देखेंगे कि जब ये रुझान नतीजे में तब्दील होगा तो वोट प्रतिशत भी देखने को मिलेगा कि कितना बहुत कम का फासला होगा, क्योंकि मात्र 0.57% वोट जो है वो 2020 के विधानसभा चुनाव में शिफ्ट हुआ था, तो 5 सीटें बढ़ गया, जो 3 सीटें थी वो 8 सीटें में तब्दील हो गई थी। तो ये वोट प्रतिशत थोड़ा बहुत इस बार जो है ये दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बहुत मायने रखता है। तो ये तमाम चीजें जो है वो फैक्टर जो है वो रहा है। दूसरा, जो लगातार बंसल न्यूज दिखा रहा है कि जो बजट में 12 लाख का स्लैब बनाया गया मिडिल क्लास के लिए, तो सर जी एक बड़ा तबका जो है वो दिल्ली में भी मिडिल क्लास का रहता है, उसे कहीं ना कहीं बड़ा इफेक्ट किया। और आप देखे होंगे कि जो पोस्टल बैलेट की गिनती शुरुआत में हो रही थी उसमें लगातार बीजेपी लीड कर रही थी, तो उससे सीधे तौर पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को जो 12 लाख का स्लैब में रिबेट मिला है उसका भी फायदा बीजेपी को। बिल्कुल अमित जी, करीब 40 लाख ऐसे टैक्स पेयर्स दिल्ली में माने गए जो इस टैक्स रिबेट के दायरे में आते हैं, और समझा जाता है कि इन्होंने काफ़ी, और ये भी एक तथ्य सामने आ रहा है कि बीजेपी ने जो उसकी रैंक एंड फाइल है
और जिसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो एक बमबार्डिंग के तरीके से लोगों तक पहुंचती है, तो मुस्लिम वर्ग तक ये मैसेज कम्युनिकेट किया गया कि आपके हितों को कोई चोट नहीं पहुंचेगी, आप ये आशंका मन से निकाल दें। बीजेपी इसके लिए कमिटेड है कि आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। ये मैसेजिंग की गई जो बीजेपी के आनुषांगिक संगठन हैं उनकी तरफ से, और ये बड़ा ज़बरदस्त है। मेरे पास महाराष्ट्र से फीडबैक था, मेरे एक पत्रकार मित्र ने बताया कि वहाँ जो आनुषांगिक संगठन के लोग पहुँचे बीजेपी के, उन्हें यह भी ठीक से नहीं मालूम होता था कि स्थानीय प्रत्याशी बीजेपी का कौन है। उनका कहना था कमल, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखिए। इस पार्टी की नीति को स्टडी करना पड़ेगा, दूसरे दलों को भी समझना पड़ेगा कि किस तरह से आप कुछ ऐसे लोगों को जिनका कोई निहित स्वार्थ नहीं है, उनको आप चुनाव प्रचार से कैसे जोड़ें। आम आदमी पार्टी के पहले चुनाव को मैं याद करूंगा, सब्जी वाला, रिक्शे वाला, वो अपनी दिहाड़ी छोड़कर पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए जुड़े थे और उनका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं था। ऐसे लोग किसी पार्टी से जितने लंबे जुड़ते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं की संख्या जितनी बढ़ती है, आम आदमी पार्टी की सफलता में, वो भी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, आप मत भूलिए कि उसकी सफलता के पीछे ऐसे कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी संख्या है जो विदेश में बैठे हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बैंकर्स हैं, जो आईटी से जुड़े हुए हैं। इन लोगों ने अपनी जेब से पैसे दिए हैं आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि एक स्वच्छ परंपरा को लेकर आगे बढ़ रही। शायद अब वो भी मायूस होंगे उनमें से कुछ लोग, मैं नहीं कह सकता। जया, निश्चित तौर पर, लेकिन इन सब के बीच कार्यकर्ता हैं और उत्साहित हैं। आप देख सकते हैं जश्न लगातार मनाया जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार जाते हुए दिखाई दे रही है रुझानों में। और ये आंकड़ा जो है सीटों का वो बहुत बड़ा है। बीजेपी 41 पर है और आम आदमी पार्टी 29 सीटों पर। लेकिन कांग्रेस के लिए निराशाजनक हो सकता है कि लगातार तीसरी बार आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की जो दल है, राजनीतिक दल, ये एक बार फिर से शून्य पर ही दिखाई दे रही है और मंथन करने की जरूरत अब कांग्रेस को भी आन पड़ी है। लेकिन बीजेपी इसे लेकर जरूर एक्सपर्ट को भी अब एक तरह से कहा जा सकता है सर ये मंथन का विषय हो गया है। आपसे कहूंगा कि आम आदमी पार्टी को खारिज नहीं किया जा सकता। अगर कोई पार्टी 30 सीटों पर अभी आगे दिख रही है तो मैं कहता हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझिए वो 30 सीटों पर अभी भी आगे है उस ताकतवर बीजेपी से लड़ते हुए। तो आम आदमी पार्टी को अपने दायित्वों को समझना चाहिए। जी, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को अपने दायित्व को समझना चाहिए, लेकिन बीजेपी पर आप नजर बनाकर रखिए। देखिए, क्योंकि लगातार एक के बाद एक राज्यवार चुनाव बीजेपी जीत रही है और ये ऐसा लग रहा है कि एक्सपर्ट के लिए भी थीसिस का विषय हो चुका है, उसका सब्जेक्ट हो चुका है। अब दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पर आइए, कड़ी टक्कर अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी को सीधे देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के लिए भी मंथन का विषय है कि आखिर क्या हो रहा है दिल्ली में, कि क्यों आखिर सीटें बढ़ नहीं रही हैं। चलिए, और ये आप देख रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला व्यंग कस रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई और भी गणित नजर आता है? खूब लड़ो आपस में। अरे भैया, काहे को बोल रहे हो, आप तो उनके साथी हो। क्या इसका मतलब है कि आगे जाकर मैं बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि राजनीति बड़ी परिवर्तनशील है, मौसम की तरह। अब्दुल्ला साहब अपनी आइडियोलॉजी को लेकर बड़ी स्ट्रांग लिगेसी की राजनीति से वो आते हैं, लेकिन जब ऐसी टीका टिप्पणियां आती हैं तो बीजेपी मुस्कुराती है और इंडिया गठबंधन के लोग डरते हैं कि ऐसा बोलकर बाबू साहब कुछ हिंट तो नहीं कर रहे हैं।